जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर शायद देखा भी होगा। अगर आप तक खबर नहीं पहुंची तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में कई सारी सभाएं कर रहे हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, उनके अंदर होड़ लगी हुई है कि जाकिर नाइक के जो शोज़ हैं, उनकी जो सभाएं हैं, उनके ब्रॉडकास्ट की उनको अथॉरिटी मिल जाए, उसके राइट्स मिल जाएं। इसके लिए वहाँ पे बिल्कुल मारामारी का माहौल लगा हुआ है। और मैंने वहाँ पे कुछ पत्रकारों से, अपने दोस्तों से बात की, मैंने पता करने की कोशिश की कि टीआरपी क्या जा रही है। तो टीआरपी ऑल टाइम हाई है जाकिर नाइक की और जाकिर नाइक के शोज़ की। और मैंने फिर थोड़ा ये भी समझने की कोशिश की कि जाकिर नाइक अचानक से पाकिस्तान क्यों पहुंच गया। बिकॉज हिंदुस्तान से गए हुए तो उसको तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 8-10 साल होने वाले हैं अब, जब से वो हिंदुस्तान छोड़ के भागा हुआ है। भगोड़ा है एक, भारत से भागा हुआ। और उसने वहाँ जाके जो जो बातें करी हैं, मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा, आपको वो वीडियोस भी दिखाऊंगा जो उसने अपने इन सारे के सारे सभाओं में जो उसने चर्चाएं की हैं। और भारत के बहुत सारे जो हिंदू हैं उनको भी उसने बेनकाब किया है एक तरीके से, और एक्सपोज भी किया है। और पाकिस्तान को भी ह्यूमिलिएट किया है उसने, पाकिस्तान में खड़े होकर के वहाँ की स्टेट को भी ह्यूमिलिएट किया है। वो कैसे किया है वो सारी वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे और वो सारी बातें आपको बताएंगे। ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और आप हमें सपोर्ट करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और कम्युनिटी ज्वाइन करने का ज्वाइन बटन जो है, मैं चाहूँगा आप उसको भी अगर कर सकते हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। जाकिर नाइक पाकिस्तान गया क्यों? जब मैंने ये पता करने की कोशिश की तो वहाँ पर जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, उनसे मैंने बात की कि क्या जाकिर नाइक ने एप्लीकेशन दी थी वहाँ आने की, और एकदम अचानक से ऐसा क्या हुआ है, क्या आप लोग मिले हैं? तो उनमें से जो कुछ जर्नलिस्ट जाकिर नाइक से मिले थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि जी नहीं, जाकिर नाइक ने एप्लीकेशन नहीं दी थी। जाकिर नाइक ने कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया था पाकिस्तान का। जाकिर नाइक को पाकिस्तान की स्टेट ने रिक्वेस्ट करके बुलाया है। पाकिस्तान की स्टेट ने रिक्वेस्ट किया था कि हम आपको एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान आए। इसके ऊपर जाकिर नाइक ने, जाहिर सी बात है, अगर एज अ स्टेट गेस्ट आप किसी को भी बुलाएंगे तो कोई भी जाएगा। बिकॉज जब आप एज अ स्टेट गेस्ट जाते हैं तो आपके आने जाने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपको सारे प्रोटोकॉल, मतलब एक कहते हैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो कि एक स्टेट गेस्ट को मिलता है, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मिलता है, वो सारा प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है। तो एक बहुत लुक्रेटिव, बड़ा ही लुभावना ऑफर होता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। आपकी एयरपोर्ट पर कोई जैसे ऐसा कोई सिक्योरिटी चेक कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके लिए अलग एंट्री होती है, आपके लिए अलग एग्जिट पॉइंट होता है उस देश में। और जैसे मैंने, अगर आप भारत के स्टेट गेस्ट हैं तो आपको Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको सारा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पाकिस्तान में भी अप्लाई होती हैं। जाकिर नाइक वहाँ पहुँचा। जाकिर नाइक की वहाँ पहुँचते सबसे पहली कंप्लेन क्या थी? सबसे पहली कंप्लेन ये थी कि भाई मेरे पास जो सामान है वो 1000 किलो है। आप में से बहुत सारे लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते होंगे, हमारे बहुत सारे देखने वाले आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में हमारे रहने वाले हैं, दर्शक हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार के साथ भी जब ट्रैवल करते हैं तो तब भी कि आपके पास 1000 किलो सामान होता है। ये अकेला आदमी 1000 किलो सामान लेके चला है वहाँ मलेशिया से। अब पाकिस्तान की सरकार को चेक करना चाहिए RDX लेके आए, लेकिन अगर RDX लाया भी होगा तो पाकिस्तान की सरकार को क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो उनके यहाँ पे हर दूसरा तीसरा आदमी लेके घूम रहा है। तो बट 1000 किलो सामान था। अब 700 किलो तक सामान के लिए PIA ने बोला कि 700 किलो तक का सामान तो ठीक है, बट ये 300 किलो सामान जो एक्स्ट्रा 3 कुंटल सामान है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप लोग जो ट्रैवल करते हैं आपको पता है कि एक सामान की, एक वेट की एक लिमिट होती है फ्लाइट में। अगर आप डोमेस्टिक उसमें ट्रैवल करते हैं इकोनॉमी में, तो जैसे हमारा 15 किलो का चेक इन बैगेज होता है और आप जो कैरी कर सकते हैं उसका वज़न कुछ 7-8 किलो होता है। बिजनेस क्लास में थोड़ा सा ये वज़न बढ़ जाता है, शायद 15 से 25-30 हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन होती है। आप ज़रा अगर सामान है आपका तो आपको उसके लिए पर केजी के हिसाब से या तो आप उसका पे कीजिए या अपना सामान हटाइए, सामान का वज़न उस लिमिट में ले आइए जो लिमिट अलाउड है फ्लाइट में। लेकिन जाकिर नाइक ने क्या बोला? जाकिर नाइक ने कहा कि मैं 300 किलो के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ? मैं 300 किलो एक्स्ट्रा जो बैगेज है मेरा, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। आप अपने CEO से मेरी बात कराओ। मैं स्टेट गेस्ट हूँ आपका, मुझे पाकिस्तान की सरकार ने एज अ स्टेट गेस्ट बुलाया है, मैं पैसे क्यों दूंगा? 300 किलो के पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने CEO को फ़ोन लगाया
तो सीईओ से जो उनकी बातचीत हुई, सीईओ ने कहा हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे। 50% डिस्काउंट। आप ये जरा ये वीडियो देखिए कि जाकिर नायक ने ये पूरा किस्सा अपने मुंह से सुनाया है और क्या बोला है। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे, मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है, हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नायक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज ये कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोला भाई गलत है, भाई हराम है। तो दोस्तों देखा आपने, जाकिर नायक ने बोला कि मैं स्टेट गेस्ट हूं पाकिस्तान का, आप मुझे 50% डिस्काउंट दे रहे हो, और आप अगर मैं हिंदुस्तान में होता और कोई गैर मुस्लिम होता और अगर कोई हिंदू होता तो सिर्फ ये जान करके कि अरे जाकिर नायक जी हैं, वो मुझे 100% डिस्काउंट देता, वो मुझसे 1 रुपया ना लेता। कहते हैं वहां पे तो हिंदू मुझे देखते हैं, हम कहीं अगर दावत देने जाते हैं तो हिंदू हमारे पांव छूने लगते हैं, हिंदू हमारे पांव छूने लगते हैं। मैं उनको कहता हूं नहीं नहीं, ये हराम है, पांव मत छुओ हमारे। अब आप सोचिए ये चीज कि इसने पाकिस्तान की तो जो स्टेट को इसने बेइज्जत किया सो किया, आपके हिंदू समाज को इसने कितना बड़ा आईना दिखाया और कितना बड़ा थप्पड़ मारा है मुंह पे। कि इस देश का जो हिंदू समाज है वो जाकिर नायक एक आतंकवादी, जो इंस्पायर करता है लोगों को कि वो जाएं आईसिस ज्वाइन करें, जो इंस्पायर करता है लोगों को कि लोग जा करके पुराने जो बामियान बुद्धा के जो स्टैचूज हैं या कोई भी हजारों साल पुराने देवी देवताओं के स्टैचूज हैं, अगर वो देखें तो उसको जा करके तोड़ें। ऑन द रिकॉर्ड है। जो ओसामा बिन लादेन को डिफेंड करता है, जो अलकायदा को डिफेंड करता है, जो आईसिस को डिफेंड करता है, लोगों को मोटिवेट करता है खिलाफत के लिए, उसके पांव छूता है ये हिंदू समाज, एडमिट कर रहा है वो। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, आपने देखा होगा पुराने टाइम में हिंदुओं के बड़े बड़े धर्मगुरु जाकर के जाकिर नायक के साथ उसके साथ मंच शेयर करते रहे, उसके साथ एक प्रोग्राम करते रहे। और ये मैं किसी टीवी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, जाकिर नायक की तबलीग का, दावत का कार्यक्रम, जहां पे हजारों लोग बैठे हैं और सैकड़ों हजारों हिंदू अलग से बुलाए गए हैं क्वेश्चन आंसर के लिए और उनको कन्वर्ट करने के लिए। वो माइक पे खड़ा होकर के उनसे बोलता था, कि उनसे आर्गुमेंट करता था और कुतर्क करता था, मिसकोट करता था वेदों को, मिसकोट करता है उपनिषद को, मिसकोट करता है सारी चीज़ों को, इवन कि वो कुरान और हदीस को भी मिसकोट करता है। दुनिया भर में हजारों मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बार बार सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रूफ दिया हुआ है कि जाकिर नायक ये जो वर्स नंबर, चैप्टर नंबर, लाइन नंबर बोलता है, ये कितने गलत हैं। हदीस के जिस चैप्टर में टोटल 54 आयत हैं, उसमें वो 64वीं आयत कोट कर देता है। टोटल आयतें उस हदीस की, चाहे वो सही मुस्लिम हो चाहे सही बुखारी हो, वो उसमें अगर किसी चैप्टर में सिर्फ 54 आयतें हैं, 1 से 54, तो उसमें कहता है कि ये हदीस की इसकी 64वीं आयत,
तो जिसमें सिर्फ आयतें ही 54 से 64 कहाँ से हुआ? ये बार बार दुनिया भर में कोट किया गया है। लेकिन हमारे साथ, हिंदू समाज के साथ प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी पुस्तकें तो पढ़ते नहीं, हम अपने धर्म ग्रंथ तो पढ़ते नहीं, हम ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ते। हमारा तो हाल ये है कि हम मंदिर जाने के लिए भी हमको दिन चाहिए होता है कि हम शिवरात्रि को मंदिर जाएंगे, हम दुर्गा पूजा पे मंदिर जाएंगे, हम नवरात्रि के, हम अष्टमी को मंदिर जाएंगे, हम हनुमान जयंती पे संकट मोचन जाएंगे, हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे, हम रामनवमी पे जाएंगे। हमारे तो पूरे साल में दिन ही 4 है, जिस जो 4 दिन हम मंदिर जाते हैं। और 90% तो हमारे समाज में इस तरह के हो गए हैं कि वो भगवान को अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। उनका तो मंदिर से कोई लेने देना नहीं, वो कहते हैं भगवान अंदर होता है। हम तो आंखें बंद करते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। इतने सिद्ध पुरुष हैं भारत का 80% तो हिंदू समाज सिद्ध पुरुषों से भरा हुआ है। वो आंख बंद करके ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। वो मंदिर नहीं जाने के बहाने ढूंढते हैं। हम मंदिर नहीं जाने के हम ऐसे ऐसे भोंडे बहाने ढूंढते हैं जो सुन करके हंसी आती है, और जो नॉन हिंदूज होंगे वो सुन करके तो वो तो मतलब सोचते क्या होंगे आपके बारे में, जरा आप ये सोचिए। लेकिन हमने ये बहाने ढूंढे, और जाकिर नायक वही चीज कह रहा है। वो बुलाता है उन मंचों पे, अपने मंचों पे जहां पे हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा है, उसी मंच पे बैठ करके हिंदू धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर के साथ उसका एक बहुत फेमस वीडियो आपने देखा होगा, एक मंच पे बैठे हुए। हम तो शत्रु बोध तो हमारे अंदर है ही नहीं। हमारे अंदर क्या है? आंख बंद करो, हाथ उठाओ और गोल गोल घूमो, नाचो गाओ, बस यही हमारा धर्म रह गया है। गीता, महाभारत, रामायण हम सब छोड़ चुके हैं। हम नई नई टेक्निक्स निकालते हैं अपनी कायरता को ढकने के लिए, अपनी कायरता को जस्टिफाई करने के लिए, अपने भोंडेपन को छुपाने के लिए, अपने खोखलेपन के ऊपर पर्दा डालने के लिए। और जाकिर नायक आपके उस पर्दे डालने के बाद भी आपको आईना दिखा रहा है कि मैं अगर हिंदुस्तान में होता तो वो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हिंदू अगर होता तो मेरे पाँव छूता और मेरे से 1 रुपया भी नहीं लेता। कहते ठीक है जाकिर साहब आप हैं, आप तो जाइए, आप तो 1000 किलो के, आप तो 2000 किलो ले आइए, हम आपको अलाउ करेंगे। वो तो वीडियो में कह रहा है ना कि हिंदू गलत नहीं है, मोदी गलत है। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। क्योंकि इंडिया में तो उसके पाँव छू रहे लोग, हिंदू तो पाँव छू रहा है, तो हिंदू को क्यों गलत बोलेगा? वो कह रहा है मोदी गलत है, हिंदू गलत नहीं है, इंडिया गलत नहीं है। वीडियो में बोल रहा है वो, और उसके पीछे नारे लग रहे हैं, जाकिर नायक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा पिछली बार आपने कहाँ सुना था? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, ये नारा आपने पिछली बार कहाँ सुना था? ये नारा लगता था कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में, जब पत्थरबाजी होती थी, जब प्रोटेस्ट होते थे, जब नारेबाजियां होती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते थे, तब वहां नारे लगते थे, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नारा पाकिस्तान में अब क्या लग रहा है? जाकिर नायक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब बात आ जाती है कौम की, जब बात आ जाती है पाकिस्तान की, जब बात आ जाती है दीन की, मजहब की, प्रॉफेट मोहम्मद की, तब सारी की सारी देशभक्ति खत्म हो जाती है, सारी की सारी नेशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। फिर ना कोई पाकिस्तानी होता है, ना कोई हिंदुस्तानी होता है, ना कोई बांग्लादेशी होता है, फिर सारे मुसलमान हो जाते हैं। जाकिर नायक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारे हाल है। ये शत्रुबोध हमें नहीं है। जो शत्रुबोध के बारे में मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जाकिर नायक नहीं, कोई भी इस देश में, ये जुबैर हो, ये आरफा खानम शेरवानी हो, ये राना अयूब हो, ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे, ये इनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो भारतीय नहीं है। आपकी हमारी आइडेंटिटी सबसे हो सकती है, हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी है। जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, जिस समय महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस नॉर्थ इंडियन ये सारा बड़ा विवाद चल रहा था, राज ठाकरे जो है वो मराठी मानुष की राजनीति कर रहे थे और उत्तर भारतीयों को वहाँ से मार मार के भगाया जा रहा था, उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे, उनके ठेले सब्जी के उल्टे जा रहे थे, उनकी टैक्सियों को आग लगाई जा रही थी। वो दौर याद कीजिए सन 2008 का, 2009 का, जिस समय वो वायलेंस अपने पीक पे था। उस समय सचिन तेंदुलकर से ये पूछा गया है एक कार्यक्रम में, एक हिंदुस्तान टाइम्स का मेरे ख्याल से कॉन्क्लेव था, उसमें शायद उनसे ये पूछा गया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो कॉन्क्लेव। वहाँ उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को एज अ मराठी पहले देखते हैं या आप एज अ क्रिकेटर पहले देखते हैं? तो ही सेड कि ना मैं एज अ मराठी अपने आप को सबसे पहले देखता हूँ, ना मैं अपने आप को एज अ क्रिकेटर सबसे पहले देखता हूँ। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ। भारतीय मेरी पहली पहचान है। अगर मैं आप हमारे देखने वालों से पूछूं तो आप सभी ये कहेंगे कि नहीं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो केस नहीं है। वो भारतीय हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, सऊदी के अरब के हो, कहीं के भी हो, जब बात आ जाएगी दीन की तो नारा ये लगेगा वहाँ पे खड़े होकर के कि जाकिर नायक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। राना अयूब से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद जुबैर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आरफा खानम से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये सत्य है। फिर वहाँ पे नेशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। फिर वहाँ कोई पाकिस्तानी, अफगान, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इंडियन, सऊदी, अमीराती नहीं रह जाता। फिर ये वो सोच है जिसे हम और हमारा हिंदू समाज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारी हिंदू लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे देश की सरकार एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कौम जो है, उम्मा जो है, उम्मत और कौम के सामने ये संविधान और ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रीयताएं, ये क्षेत्रवाद, ये भाषा की सीमाएं कांच के टुकड़ों की तरह बिखर के गिरती हैं। कहीं कोई इनकी हैसियत नहीं, इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचता उसके सामने। जब बात दीन की आ जाती है, जब बात प्रॉफिट मोहम्मद की आ जाती है, तो नुपुर शर्मा जैसी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन का सर काटने के लिए हजारों लोग की भीड़ सड़क पर उतर जाती है। उसे कोई डर नहीं होता पुलिस का, उसे कोई डर नहीं होता सरकार का, उसे कोई डर नहीं होता पैरामिलिट्री का, उसे कोई डर नहीं होता फौज का। वो मरने को भी तैयार होते हैं, मारने को भी तैयार होते हैं, अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं, और जानें दी हैं, हमारे आपके आंखों के सामने दी हैं। पिछले 365 दिन में, पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में उठा करके आप ऐसे हजारों इंसिडेंट इस देश में देख लीजिए। बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं, उसके बाद जब गर्दनें कट जाती हैं, जब कन्हैयालाल की गर्दन कट जाती है, तब ये आता है कि वो इलियास कादरी जो पाकिस्तान में बरेलवी उलेमा है, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे ये लोग, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने सरकार गर्दन काट दी जाकर के कन्हैयालाल की। लेकिन जब तक कन्हैयालाल की गर्दन नहीं कटी होती है, तब तक ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होता है और हमको इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे होते हैं। जाकिर नायक का पाकिस्तान विजिट दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते, हम उन चीज़ों से अपनी नज़रें मोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, हम उसका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं अंदर से। हम डरते हैं कुछ भी इस तरह की बातें करने से, हम डरते हैं उन लोगों को सपोर्ट करने से जो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे बदन में खून की जगह धीरे धीरे पानी बहने लग गया है। गांधी इस देश में आज भी आ सकता है। गांधी इस देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं पिछले 75 साल से, हमको पढ़ा पढ़ा के, सिखा सिखा के सबको गांधी बनाना है इस देश में। हर किसी को गांधी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि हर कोई गांधी जैसा बन जाए। गांधी तो हजारों सैकड़ों तैयार हो गए इस देश में। नाथूराम गोडसे क्या तैयार हुआ इस देश में? इस देश में अंग्रेजों की दलाली करने वाले कांग्रेसी तो हजारों लाखों करोड़ों तैयार हो गए। सावरकर का रिप्लेसमेंट ला पाया ये देश? क्या सावरकर जैसा कोई एक व्यक्ति, कोई एक नेतृत्व तो इस देश में है? क्या वो पैदा हुआ? और अगर पैदा हुआ तो क्या उसके साथ इस देश का समाज खड़ा हुआ? सावरकर को बेचने वाले तो हजारों बैठे हैं, सावरकर बनाने वाले और सावरकर बनने वाले कितने बैठे हैं? सावरकर के साथ खड़े होने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई नहीं है। आज अगर सावरकर इस देश में, आज सावरकर जैसा कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो इस देश का हिंदू समाज उसको फ्रिंज फ्रिंज बोल करके उसको गालियां दे दे के मार डालेगा। मुसलमान को मारने की जरूरत नहीं है, उसे सरकार को मारने की जरूरत नहीं है, इस देश का हिंदू समाज मार देगा उसको लोग 10 रुपए चंदा देने से डरेंगे, उसको अपने घर में बुला के खाना खिलाने से डरेंगे। अगर इसको अपने घर में बुला के खाना खिला दिया तो कहीं सरकार हमारे पीछे न पड़ जाए, कहीं लोग मुझे जज ना कर लें, कहीं मेरे सोसाइटी के लोग मुझे जज ना कर लें, कहीं मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि मैं किस तरह के लोगों को बुलाता हूं अपने घर। ये हमारा समाज है आज का। एक वो कड़वा सच है जो आपसे कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, ये हमारी हकीकत है। जाकिर नायक वहां जाके जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो अपने उस 1400 साल पुराने थ्योरी पे कायम है। वो तो उसने, आपको मैं अगला वीडियो दिखा देता हूँ, वो ये कह रहा है कि भाई अगर किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो उसको सिर्फ तौबा करनी है अल्लाह से। वो एक 3 काम करना है उसको। एक, वो सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले कि हाँ उससे गलती हो गई है। दूसरा, ये एक्सेप्ट कर ले कि दोबारा कभी नहीं करेगा। तीसरा, वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। और चौथा, अल्लाह तो रहमान रहीम है, वो उसको माफ़ कर देगा। एज सिंपल एज दैट। दूसरे ही हाथ में वो ये कह रहा है कि अगर लड़की की आंखों को छोड़ करके अगर उस कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके बॉडी का हिस्सा, उसका मतलब ये है कि लड़की तो खुद जिम्मेदार है अपने रेप के लिए, बिकॉज लड़की तो इनवाइट कर रही है कि आओ मेरा रेप करो, क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है कि भाई आपकी आंखों के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए आपके बॉडी का हिस्सा। और अगर वो दिख रहा था और आपका रेप हो गया है तो ठीक है, फिर माफ़ी फिर लड़की को भी अल्लाह से मांगनी पड़ेगी। अल्लाह मुझसे गलती हो गई कि मैंने लड़के को इन्वाइट किया कि आओ मेरा रेप कर लो। क्यों? क्योंकि मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरे पाँव दिख रहे थे, मेरे बाल दिख रहे थे। वो नहीं हट रहा। वो ये सारी बातें सूट और टाई पहन करके पूरी दुनिया में घूमता बोल रहा है। वो अपने विचारधारा नहीं छोड़ने को तैयार है। वो कितनी भी आपको वाहियात लगे, कितनी भी आपको घटिया लगे, आप उसको 5000 गालियां दीजिए, वो अपनी विचारधारा से हटने को तैयार नहीं है। और उसको सुनने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है। लेकिन हमारा समाज हमको नाचने से ही फुर्सत नहीं है। कभी क्रिकेट के स्टेडियम में नाच रहे हैं, कभी कथाओं में जाके नाच रहे हैं, कभी कहीं जाके नाच रहे हैं, कभी किसी शोभा यात्रा में नाच रहे हैं, कभी कहीं, मतलब कितना नाचना है मुझे नहीं समझ में आता।
कितना नाच लेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ भाई अब बहुत नाच लिए। आप नाचने में लगे हुए, आप आपकी गर्दन उतारने में लगे हुए, वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए। हमारे यहाँ एक नया कल्चर आया है वीलॉगिंग का, कि मतलब सुबह सो के उठ रहे, मुझे किसी ने दिखाया कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश के लोगों को हो क्या गया है। लड़के वो सुबह सो के उठते हैं अपने घर में कि आज मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी मेरा भाई देखो कमरे में सो रहा है, अभी ये देखो मेरी बहन जाग रही है, अभी देखो ये खाना खा रहे हैं, अभी देखो मम्मी खाना किचन में खाना बना रही है। इस मतलब कुछ नहीं, उसमें से बस यही है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, बस वो पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। यानी जनता अपने घर में बैठ के दूसरे के घर में कौन कैसे खा रहा है, कैसे सो रहा है, क्या उठ रहा है, ये मिलियंस ऑफ लोग बैठ के देख रहे हैं। बस तुझे शर्म नहीं आती ये लोग देखते हैं जो इस तरह की चीजें, उनके घर में बच्चे बैठ के देख रहे हैं और वो अलाउ कर रहे हैं इस चीज को। हमारे कल एक सज्जन आए थे, वो हमसे बता रहे थे कि जी हमारे घर में तो हमारी जो पोती है, वो हमारे पोती पोते हैं छोटे छोटे 6 साल के 7 साल के, वो देखते ही यही सब है, वो यही सारे वीलॉग्स ही देखते हैं। मैंने कहा आप रोकते नहीं? कहते यार जब उनके पेरेंट्स नहीं रोक रहे तो हम तो बुढ़े हैं, हम क्या बोले। मतलब किस तरह के लोग तैयार हो रहे हैं हमारे समाज में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आधी जनता इंस्टाग्राम पे लगी हुई है, आधी जनता ये वीलॉग्स देखने में लगी हुई है। क्या बनेगा आपके समाज का? मतलब 70-75 साल पहले पार्टीशन हुआ है, बड़ी बड़ी कोठियां बनवाई थी लोगों ने वहां पे, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, गुजरांवाला में। कल एक सज्जन आए थे हमारा इंटरव्यू करने, वो बता रहे थे कि वहां पे एक कोठी है जिसमें एक सरदार जी ने वहां कोठी बनवाई थी, उसमें 5,500 परिवार रहते हैं आज की डेट में। इतनी बड़ी कोठी उन्होंने उस समय बनवाई थी। तो मैंने उस पर ही कहा था, मैंने कहा था कि वो गुजरांवाला में वो कोठी थी और उस कोठी में उस समय अगर इतनी बड़ी कोठी बनवाई थी उन्होंने पार्टीशन के पहले, कि आज उस कोठी में 5,500 परिवार रह रहे, तो आप जरा ये सोचिए कि जिन्होंने वो कोठी बनवाई थी वो ये सोच के बनवाई होगी कि आज मैं इतनी बड़ी कोठी बनवा रहा हूं और 3 साल बाद मेरा परिवार जाकर के दिल्ली के रिफ्यूजी कैंप में बैठा होगा। नहीं सोचा होगा ना उन्होंने। अगर सोचा तो सीधे दिल्ली में ही बनवाते। लेकिन क्या हुआ, 4 साल के बाद पार्टीशन हुआ और वहां से उनको मार मार करके, उनकी औरतों को रेप कर करके भगाया गया। यहाँ पे आकर के रेफ्यूजी बन के बैठे यहाँ दिल्ली में। सारी कोठियां वहीं की धरी रह गई। कोहली निवास तो गिल निवास तो फलाना निवास और ढिगाना निवास सब वहीं रह गया, सारी कोठियां हवेलियां। अब यहाँ बैठ करके वीलॉग्स देखते हैं वहां के, मोबाइल पे देख सकते हैं वो अपने घर। ये अभी 75 साल पहले जिस समाज के साथ हुआ है, वो समाज 75 साल बाद भूल चुका है उस चीज को। वो समाज को नाचने से और क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं है, उसको इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने से फुर्सत नहीं है। तो 75 साल बाद फिर होगा यही, फिर 2-4 राज्यों से भाग के आएंगे। 47 से वहां से भाग के आए, 89-90 में कश्मीर से भाग के आए हैं, फिर कुछ टाइम में पंजाब से भाग के आएंगे, फिर कुछ टाइम में कहीं और से भाग के आएंगे। बांग्लादेश में एक रिजीम आ गई है, बंगाल से भी भाग के और आसाम से भी भाग के आएंगे। तो भागते रहो क्योंकि तुम्हारा प्रायोरिटी, तुम्हारा अपना अस्तित्व, तुम्हारा अपना धर्म है ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी है मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी फ्लाइट, मेरा बिजनेस क्लास, मेरे सॉलिटेयर डायमंड्स, मेरे नेकलेस, मेरे बैंगल्स, मेरे ये मेरे वो। आपकी प्रायोरिटी ये है। बच्चे को हिंदी में तो बात आप करने दे नहीं रहे हो, तो ठीक है, फिर वो यहां नहीं रहेगा, उसको कोई बिलोंगिंग नहीं है, वो बिलोंग ही नहीं करता यहां से। वो जाएगा जहां उसको रहना है, अमेरिका जाए, यूके जाए, चाहे जहां जाए, जिंदगी भर तो उसके माँ बाप रिफ्यूजी बन के रहे, वो कहीं और जाके रिफ्यूजी बन के रहेगा। अगर आपने अपने लिए जीवन चुना है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो बिल्कुल करिए, नाचिए, गाइए, खाइए, पीजिए, मौज कीजिए, पिज़्ज़ा खाइए, पेप्सी पीजिए। बस आपके ये सारे मकान 2-2 टके के जो ये आपने 5 BHK, हम तो साउथ बॉम्बे में, साउथ दिल्ली में, यहाँ बेंगलोर में, यहाँ इंदिरा नगर में हमारा इतना बड़ा विला, बड़ा फ्लैट है, सब यहीं रह जाना है। लोगों ने बनवाए थे आपसे 100 गुना बड़े, 5,000 परिवार रहते हैं उस कोठी में, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी हवेली, और यहाँ रेफ्यूजी बन के रह रहे टेंटों में। जाग जाइए, अभी भी समय। वो 1400 साल पुरानी अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपनी हदीसें, अपने कुरान, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और आप अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। सब कुछ छोड़ चुके हैं। आपको शर्म आती है अपनी भाषा पे, आपको शर्म आती है अपनी संस्कृति पे, आपको शर्म आती है अपने लोगों पे, आपको शर्म आती है अपने समाज पे, आपको शर्म आती है अपने परिवार पे। आप हर एक चीज को लेकर शर्मिंदा हैं। आपको इतना कुंठित बना दिया गया है और आप उस कुंठा में डूबे चले जा रहे हैं। आपको तो अपने कुत्तों तक के नाम भारतीय नहीं रखने। कुत्तों तक के नाम पता नहीं कौन कौन से अजीब टाइप के नाम रखे जाते हैं। बच्चों के नाम, आप जाए, अब दिल्ली में, बॉम्बे में, अब नाम सुने, मतलब अजीब टाइप के नाम है।
आपको हर एक चीज पे शर्मिंदगी हो रही है। और जो लोग इस समाज को, इस सोसाइटी को, इस देश को ओन तक नहीं करने को तैयार हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो बॉलीवुड के हीरोज, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो क्रिकेटर्स जो मतलब उनका कुछ भी भारत में नहीं है, वो सिंगर्स जो भारत में रहते ही नहीं है, उनके पीछे आप पागल हैं। हजारों लाखों रुपए की टिकटें ले रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से, एक हफ्ते से देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इस देश में डिस्कशन क्या चल रही है सोशल मीडिया पे कि कोल्ड प्ले की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाओगे या दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाओगे? कॉन्सर्ट में ही गए थे वो जो इजरायली थे जो मारे गए। याद रखिएगा इस बात को, जो इजरायली पिछले साल 7 अक्टूबर को मारे गए, वो सारे कॉन्सर्ट में ही गए थे एंजॉय करने, टू एंजॉय लाइफ। कॉन्सर्ट से जान नहीं बचती। आज तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। जो भी 100-125 जो हमास ने खुद से छोड़े हैं अमेरिकन दबाव में आकर के, वही अपने घर वापस आ पाए। उनमें बाकी में से 800-900 आज तक घर वापस नहीं आए। युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट क्या कॉन्सर्ट ने जान बचा ली उनकी? जाइए, बढ़िया यूथ कोल्ड प्ले में जाके नाचने में व्यस्त है, और जो यूथ नहीं है, जो जिनकी थोड़ी उम्र हो गई है, वो कहीं और कथा में जाके नाचने को एंजॉय कर रहे हैं, वहां जाके नाच रहे हैं। नाचते रहिए सब लोग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और जाकिर नाइक जैसे लोग आते रहेंगे, आपको आपकी औकात दिखाते रहेंगे, और आप यहाँ बैठ करके एंजॉय कीजिएगा। ज़्यादा बात हमारी बुरी लगे तो कोई बात नहीं, हमारा वीडियो बंद करके जाइए, कुछ 2-4 रीलें वीलें देखिए, बढ़िया। वहाँ पे कोई ना कोई स्लो मोशन में चल रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, कोई 2-4 गालियाँ दे रहा होगा, क्योंकि आजकल तो यही चलता है ना कि 2-4 गालियाँ दे दो और रील्स बढ़िया बन जाएंगी, वायरल हो जाओगे, और लोग देखेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।